हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझते हैं अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर। मतलब एक मेटेलिक वायर है, उसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? और इसको हम आज स्टडी करेंगे कि जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी में, किसी वायर के ऊपर, उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसके बिहेवियर को हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ को कोई छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वायर के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया, तो जैसे जैसे स्ट्रेस लगाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन आएगा। तो देखिए, जहाँ ओ से पॉइंट ए तक ग्राफ पूरी तरह से कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। ओ से ए तक ग्राफ कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। ओ से ए तक जैसे स्ट्रेस लगाया जाता है वैसे स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, हुक्स लॉ। यानी ओ से ए पॉइंट तक हुक्स लॉ ओबे करता है हमारा। मतलब क्या है, यहाँ ओ से ए तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद देखिए आप, जैसे हम पॉइंट मतलब एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है जब हुक्स लॉ ओबे हो रहा है कि जैसे हमने स्ट्रेन वायर को खींचा, थोड़ा सा वायर के ऊपर लोड अप्लाई किया, तो जैसे ही लोड हटाएंगे वायर पे से, वायर दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर लेगी। ठीक है, पहले वायर में कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, हमने फोर्स हटा दिया वायर पे से, तो वायर दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, ओरिजिनल लेंथ को दोबारा से गेन कर लेगी वायर। अब फिर हमने क्या किया, पॉइंट ए के बाद फर्दर हमने अब यहाँ पर जैसे ही स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो अब ग्राफ देखा हमने, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें हल्की सी कर्व्ड हो गई। देखो, ए से बी तक ग्राफ में थोड़ी सी बेंडिंग आ गई है। क्लियर है? ए से बी तक ग्राफ में थोड़ी सी बेंडिंग आ गई। नाउ ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन। अब क्या होगा, क्योंकि ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए ए से बी तक हुक्स लॉ ओबे नहीं करता। हुक्स लॉ केवल ओ से ए पॉइंट तक ओबे करता था, अब ए पॉइंट के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसीलिए जो पॉइंट ए के बाद ने हुक्स लॉ को ओबे, अब ए पॉइंट के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, इसीलिए ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं ए पॉइंट को? प्रोपोर्शनल लिमिट। या यूं कहें, इसके कोरेस्पोंडिंग जो स्ट्रेस होगी ना पॉइंट ए के कोरेस्पोंडिंग, उसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। बात समझ में आई है बेटा? देखिए, ओ से ए तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, लेकिन ए पॉइंट के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता, तो ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। बात समझ में आई है? अब जैसे हमने ए के बाद, इस पॉइंट के बाद फर्दर स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो हमने पाया कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसीलिए ए से बी पॉइंट तक जो हुक्स लॉ है दैट इज नॉट ओबेड। मतलब हुक्स लॉ अब ओबे नहीं कर रहा। क्लियर है? लेकिन एक मेन प्रॉपर्टी है पॉइंट ए से बी तक कि जब हम स्ट्रेस को हटा देते हैं, वायर के ऊपर से हमने स्ट्रेस को हटा दिया, तो वायर ने अपनी ओरिजिनल लेंथ को दोबारा से गेन कर लिया। जैसे एक रबड़ को खींचते हैं, उस पे से फोर्स हटाते हैं तो रबड़ दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है ना। एक रबड़ है, जैसे उसको पकड़ के खींच लिया, जब स्ट्रेस हटा दिया, फोर्स हटा दिया, तो रबड़ दोबारा अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाती है। ठीक है, तो अब बी पॉइंट तक यही वायर फॉलो कर रही है इसी बात को। मतलब जब ओ से बी तक कहीं भी चले जाओ आप, कितना भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जब पॉइंट बी तक, तो क्या होता है कि स्ट्रेस हटाने पर वायर दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर लेती है। बात समझ में आ गई है? तो जो पॉइंट बी है इसको बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट बी को हम इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट भी बोल देते हैं।
या तो इलास्टिक लिमिट या फिर पॉइंट बी को क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट। और पॉइंट बी के कोरेस्पोंडिंग जो स्ट्रेंथ होगी जिसको हमने एस से डिनोट किया है, इस स्ट्रेंथ को यानी इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। पॉइंट बी के कोरेस्पोंडिंग ये जो स्ट्रेस है हमारी, इसी स्ट्रेस को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। क्लियर है बेटा। अच्छा अब देखिए, जैसे हमने फर्दर पॉइंट बी के बाद फिर स्ट्रेस अप्लाई किया बी से सी पॉइंट तक, स्ट्रेस तो बहुत थोड़ा सा, देखो स्ट्रेस में चेंज कितना आया, ना के बराबर आया है। स्ट्रेस में थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने पर भी स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ गया। देखो स्ट्रेन कितना, यहाँ से यहाँ तक। जब हम ऐसे मूव करते हैं तो स्ट्रेन बढ़ता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस बहुत थोड़ा सा बड़ा है लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ गया। मतलब पॉइंट बी के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करने पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ गई है। तो जैसे हमने पॉइंट बी से सी तक स्ट्रेस लगाया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, और जब हमने वायर पे से स्ट्रेस को हटा दिया, वायर पे से स्ट्रेस को हटा दिया, तो अब वायर ने दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन नहीं किया, इसके अंदर परमानेंट चेंज आ गया। इसकी लेंथ में कुछ परमानेंट चेंज आ गया, जिसे हम बोल देते हैं, देखो अगर पॉइंट बी तक हम वायर को पे से लोड हटा रहे थे, पॉइंट बी तक की बात कर रहा हूँ, तो वायर दोबारा अपने उसी रास्ते को कवर कर लेती थी, दोबारा इसी रास्ते से वापस चली जाती थी, और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसी पे वो चली जाती थी। अब लेकिन पॉइंट बी से सी के बाद, जब हमने बी के बाद फर्दर स्ट्रेस बढ़ाया, हम सी पॉइंट तक आ गए, तो स्ट्रेस लगाया, इसमें कुछ स्ट्रेन आ गया। लेकिन अब अगर हम स्ट्रेस को हटा दें तो इसमें परमानेंटली कुछ ना कुछ चेंज सेट हो जाता है वायर में। अब वायर दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन नहीं करती। देखो अब वायर पे से अगर यहाँ से स्ट्रेस हटाया जाएगा तो वायर इस रास्ते को कवर करेगी, रिट्रेस करेगी। अब इस रास्ते को रिट्रेस नहीं करती, वो इस रास्ते पे वापस जाएगी, और इसके अंदर कुछ परमानेंटली स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। ये लाइन हमारी स्ट्रेन को दिखाती है। वायर की लेंथ में परमानेंटली कुछ इंक्रीज हो चुका है, वो इंक्रीज कितना है, ओ डैश, जिसको बोलते हैं हम परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, परमानेंट सेट। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। जब हमने बी के बाद फर्दर स्ट्रेस अप्लाई किया, वायर में बहुत ज़्यादा लेंथ में इंक्रीज हुआ, और सी पॉइंट के बाद जब हम स्ट्रेस हटाया, हमने स्ट्रेस को जब हटाया तो इसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ परमानेंट चेंज आ चुका है वायर की लेंथ में, जिसको बोलते हैं हम परमानेंट सेट, ओ डैश। क्या बोलते हैं इसको, ओ डैश। बात समझ में आ गई। अब सी पॉइंट के बाद जब फर्दर स्ट्रेस को हमने इंक्रीज किया, आफ्टर द पॉइंट सी जब हमने स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब थोड़े से स्ट्रेस लगाने पर भी स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ रही है। देखो स्ट्रेन, जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो स्ट्रेन आ रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो स्ट्रेस, तो थोड़े से स्ट्रेस लगाने पर भी स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब जो वायर का बिहेवियर है दैट इज़ प्लास्टिक बिहेवियर। अभी इलास्टिक बिहेवियर इसका ख़त्म हो चुका है। कैसा बिहेवियर आ गया अब, प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस लगाने पर भी स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट आया है हमारे पास, डी पॉइंट, इस डी पॉइंट तक वायर में प्लास्टिक बिहेवियर है, और इस डी को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बेटा इस पॉइंट डी को, मतलब इस डी के कोरिस्पोंडिंग ये जो स्ट्रेस है ना अपनी डी से यहाँ पे जो स्ट्रेस आई, इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ। देखिए अगर हम इस डी पॉइंट के फर्दर इसके बाद अगर स्ट्रेस को हटा भी दें, देखो अब स्ट्रेस डिक्रीज होने लग गया, नीचे आने लग गया ना वायर, ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ चुका है, यानी कि अब स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन फिर भी वायर में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आफ्टर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक हम स्ट्रेस अप्लाई कर चुके हैं हम, उसके बाद स्ट्रेस हटा भी देंगे तब भी वायर में कुछ ना कुछ उसकी लेंथ में इंक्रीज होता रहेगा अपने आप ही, और वायर ब्रेक हो जाएगी। वायर क्या हो जाएगी, ब्रेक। और इस पॉइंट को बोलते हैं हम, ई पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट, क्योंकि यहाँ आके वायर ब्रेक हो चुकी है। क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्चर पॉइंट।
क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और इसके फर्दर कुछ जो पॉइंट्स आपको राइट करना है ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, लिख लिया है? अच्छा, तो अब इसके बाद फर्दर इसके जो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट भी नोट कीजिए। ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्लियर है, नोट कर लिया। अब उसके बाद फर्दर पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।